नमस्ते। आपका स्वागत है। कहानी का आनंद लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। सुबह की शुरुआत शादी के पिछले 5 सालों की हर सुबह की तरह ही हुई थी। डेविड कॉफी बना रहा था और किचन की खिड़की से मार्गरेट को तैयार होते देख रहा था। पर्दों से छनकर आती सुनहरी धूप में उसके सुनहरे बाल चमक रहे थे। वह हमेशा से अपने रूप रंग को लेकर बहुत सजग रहती थी, लेकिन हाल ही में कुछ अलग था। एक जरूरत से ज्यादा देखभाल, हर छोटी से छोटी चीज पर एक ऐसा ध्यान जो पहले कभी नहीं था। डार्लिंग, उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा मीठी, लगभग संगीतमय लग रही थी। मैं आज रात लड़कियों के साथ बाहर जा रही हूं। देर हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो, शायद घर आते आते काफी रात हो जाए। डेविड रुक गया। कॉफी का मग हवा में ही ठहर गया। मार्गरेट हमेशा अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती थी। यह शुक्रवार की एक पवित्र रस्म थी जिसका वह सम्मान करता था और उसे प्रोत्साहित भी करता था। लेकिन उसकी आवाज के उतार चढ़ाव में, बात करते समय उसकी नजरें चुराने के अंदाज में और उस बनावटी मिठास में कुछ था जो स्वाभाविक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक किरदार निभा रही हो, एक आदर्श पत्नी का जो एक मासूम सी रात बाहर बिताने की इजाजत मांग रही हो। ठीक है, उसने जवाब दिया। उसकी अपनी आवाज अजीब तरह से दूर से आती हुई लग रही थी। मजे करना। जो मुस्कान उसने डेविड को दी, वह जरूरत से ज्यादा चमकदार थी, जैसे किसी ने सीधी आंखों में टॉर्च की रोशनी मार दी हो। उसने जल्दी से उसके गाल पर किस किया और ऊपर चली गई। पीछे एक महंगे परफ्यूम की खुशबू छोड़ गई। यह वह परफ्यूम नहीं था जो वह आम तौर पर लगाती थी, बल्कि कुछ नया, ज्यादा कामुक, ज्यादा गहरा था। डेविड किचन में खड़ा रहा। उसके सीने में एक बढ़ती हुई बेचैनी किसी दूर आते तूफान की तरह घुमड़ रही थी। उसके अंतर्मन की आवाज, जो सालों के साथ से तेज हो गई थी, उसे चेतावनी दे रही थी, जिसे उसका तर्कवादी दिमाग दबाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कई संकेत थे जिन्हें वह नजरअंदाज कर रहा था। देर रात के फोन कॉल्स जो वह बगीचे में जाकर करती थी, फोन हमेशा स्क्रीन के बल उल्टा रखना, और वो शारीरिक दूरी जिसे वह काम की थकान बताकर सही ठहराती थी। ऊपर से पानी चलने की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। मार्गरेट शॉवर में थी, लड़कियों के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो रही थी। डेविड ने किचन की मेज को देखा, जहां उसने अपना भूरे रंग का लेदर हैंडबैग छोड़ा था। वही हैंडबैग जो वह पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रही थी, जिसके पट्टे घिस गए थे और अंदर की लाइनिंग पर लिपस्टिक के दाग थे। उसने पहले कभी उसकी निजता का हनन नहीं किया था। शादी के 5 सालों में उसने कभी उसकी निजी चीजों को नहीं खंगाला, न ही उसकी गतिविधियों पर सवाल उठाए और न ही कोई सफाई मांगी। भरोसा हमेशा उनके रिश्ते की नींव रहा था, वह स्तंभ जिस पर उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई थी। लेकिन उस पल तर्क से ज्यादा मजबूत किसी चीज ने उसे यह करने पर मजबूर कर दिया। हिचकिचाते हुए वह बैग के पास गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने उसे मेज से उठाया, आधिकारिक तौर पर सतह को साफ करने के लिए, अगर कोई पूछे तो। लेकिन जब उसने बैग उठाया तो अंदर कुछ खिसका। एक छोटी सी चीज कोने में जा गिरी। जिज्ञासा और एक बुरे पूर्वाभास से घिरा डेविड बैग खोलने लगा। पर्स, चाबियां, मेकअप, मिंट्स जैसी आम चीजों के बीच उसके लेदर के बटुए के नीचे एक छोटा आयताकार डिब्बा छिपा हुआ था। उसकी उंगलियों ने उसे लगभग सहज रूप से ढूंढ लिया, जैसे उससे कोई खास चुंबकीय ऊर्जा निकल रही हो। डिब्बा सादा था, उस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन डेविड उसे तुरंत पहचान गया। धड़कते दिल के साथ उसने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर
अछूता और अपनी असली पैकेजिंग में कंडोम का एक पैकेट था। महंगे वाले, फ्लेवर्ड, उन कंडोम से बिल्कुल अलग जो वे सालों पहले इस्तेमाल करते थे, जब तक कि मार्गरेट ने यह कहकर बंद करने का सुझाव नहीं दिया था कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। समय रुक गया। ऊपर से पानी की आवाज दूर और दबी हुई हो गई, जैसे वह पानी के अंदर हो। पहेली के वे सारे टुकड़े जिन्हें वह नजरअंदाज कर रहा था, एक साथ जुड़ गए और एक साफो और विनाशकारी तस्वीर बना दी। बढ़ती दूरी, विस्तृत बहाने, फोन जिसे किसी राष्ट्रीय रहस्य की तरह संभाल कर रखा जाता था, और काम पर अतिरिक्त शिफ्ट जिसका कभी कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिला। डेविड ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे उम्मीद थी कि उसे गुस्सा आएगा, एक जलती हुई आग जो उसे भस्म कर देगी और उसे ऊपर बाथरूम का दरवाजा तोड़ने और सबूतों के साथ उसका सामना करने पर मजबूर कर देगी। उसे चीखने, सफाई मांगने, निराशा में कुछ तोड़ने की इच्छा की उम्मीद थी, लेकिन जो आया वह कुछ और था। एक अजीब सी शांति उस पर छा गई, जैसे उसके दिमाग के किसी शांत कोने में फैसला पहले ही हो चुका था। अब कोई सवाल पूछने के लिए नहीं थे, कोई शंका दूर करने के लिए नहीं थी। सच्चाई वही थी, छोटी और अकाट्य, उसकी हथेली में। विस्फोट करने के बजाय डेविड लिविंग रूम में गया और कॉफी टेबल की दराज खोली जहां वे पुरानी तस्वीरें रखते थे। उसकी उंगलियों ने लगभग अपने आप उस तस्वीर को ढूंढ लिया जिसे वह खोज रहा था। शादी की एक तस्वीर जो ठीक उस पल ली गई थी जब वे चर्च से बाहर निकले थे। वे चमक रहे थे, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए, उन दो लोगों की सच्ची मुस्कान के साथ जो हमेशा के लिए विश्वास करते थे। मार्गरेट ने बालों में फूल लगाए थे और एक हाथ से अपनी ड्रेस पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरा हाथ उसके सीने पर था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह दुनिया में अकेली इंसान हो। आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हाथों से डेविड ने उस तस्वीर को कंडोम के डिब्बे के अंदर रख दिया, ठीक सीलबंद पैकेट के ऊपर। अतीत की यह छवि वर्तमान की हकीकत से क्रूरता से टकरा रही थी। टूटे हुए वादों और धोखा दिए गए विश्वास की एक दृश्य याद दिला रही थी। उसने डिब्बे को सावधानी से बंद किया और उसे ठीक उसी जगह पर वापस रख दिया जहां उसने उसे पाया था, मार्गरेट के हैंडबैग में, उसके बटुए के नीचे। शॉवर बंद हो गया। डेविड ने ऊपर उसके कदमों की आहट सुनी, हेयर ड्रायर की आवाज, दराजों के खुलने और बंद होने की आवाज। वह लिविंग रूम में आराम कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा, जैसे कोई ऐसी फिल्म देख रहा हो जिसका अंत उसे पहले से ही पता हो। मार्गरेट 1 घंटे बाद नीचे आई, पूरी तरह से बदली हुई। उसने एक ऐसी ड्रेस चुनी थी जिसे डेविड ने पहले नहीं देखा था, कुछ नया, शरीर से चिपका हुआ, जो उसके कर्व्स को इस तरह उभार रहा था जैसा उसकी सामान्य गर्ल्स नाइट आउट वाली ड्रेस कभी नहीं करती थी। उसका मेकअप बेदाग था, सामान्य से कहीं ज्यादा विस्तृत, और नए परफ्यूम ने उसके चारों ओर एक लगभग ठोस आभामंडल बना दिया था। मेरा इंतजार मत करना, उसने कहा, उन होठों से उसके गाल पर किस करते हुए जिनका स्वाद महंगे ग्लॉस जैसा था। तुम जानते हो ये रातें कैसी होती हैं, हमें समय का पता ही नहीं चलता। डेविड ने चुपचाप सिर हिलाया, उसे अपना बैग उठाते हुए और जल्दी से उसकी सामग्री की जांच करते हुए देखा, बिना यह ध्यान दिए कि कुछ बदल गया है। दरवाजा उसके पीछे एक निर्णायक आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे किसी दौड़ की शुरुआती बंदूक चली हो जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वह दौड़ने वाला है। वह आराम कुर्सी में ही बैठा रहा, एक ऐसी चुप्पी में डूबा हुआ जो शांति तो नहीं थी, पर निराशा भी नहीं थी। यह बीच की कोई चीज थी, एक उदास स्वीकृति,
कि अध्याय समाप्त होते हैं, भले ही हम उन्हें समाप्त करना न चाहें। डेविड ने टीवी नहीं चलाया, कोई किताब नहीं उठाई, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं की। वह बस उस पहले और बाद के बीच की जगह में मौजूद रहा, एक युग के अंत को संसाधित कर रहा था। दिन धीमी गति से गुजरा। डेविड ने अकेले के लिए खाना बनाया, यंत्रवत खाया, स्वचालित हरकतों से बर्तन धोए। घर, जो कभी एक घर था, अब किसी नाटक के खत्म होने के बाद एक वीरान सेठ जैसा महसूस हो रहा था। हर वस्तु में यादें थीं, जो अब दूसरे लोगों की लगती थीं, खुद के छोटे, ज्यादा भोले संस्करणों की। आधी रात के करीब वह ऊपर बेडरूम में गया और बिस्तर के अपनी तरफ लेट गया। मार्गरेट की तरफ साफ और अछूती बनी रही, जैसे वह हफ्तों से वहां सोई ही न हो, जो सोचने पर शायद सच भी हो। उन गर्ल्स नाइट आउट में से कितनी रातें वास्तव में वैसी थीं जैसा उसने दावा किया था। डेविड सो नहीं सका। वह अंधेरे में लेटा रहा, पड़ोस की रात की आवाजें सुनता रहा। गुजरती कारें, दूर से भौंकता कुत्ता, बगीचे के पेड़ों में हवा। उसका दिमाग बेचैनी में नहीं घूम रहा था जैसा उसने सोचा था। इसके बजाय यह अजीब तरह से साफ था, जैसे उस डिब्बे को ढूंढने से एक धूंध छौंट गई हो, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वह वहां है। सुबह 3:40 पर उसने दरवाजे में चाबी की आवाज सुनी। मार्गरेट के कदम अलग थे, ज्यादा हिचकिचाते हुए, कम आत्मविश्वास से भरे। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, दालान में रुकी, जैसे कुछ तय कर रही हो। डेविड ने बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, जिसके बाद एक लंबी चुप्पी छाई रही, जो सामान्य रात की दिनचर्या से कहीं ज्यादा देर तक चली। जब मार्गरेट आखिरकार बेडरूम में दाखिल हुई, तो डेविड ने सोने का नाटक किया। वह एक भूत की तरह चली, बिना कोई आवाज किए चादर के नीचे खिसक गई। लेकिन वह उसके शरीर से निकलने वाले तनाव को महसूस कर सकता था, उसकी असमान सांसों को सुन सकता था, उसके मुंह में डर का स्वाद लगभग चख सकता था। वह सोई नहीं, डेविड जानता था, क्योंकि वह भी नहीं सोया था। और वह उसकी हर बेचैन हरकत, हर दबी हुई आह और आरामदायक स्थिति खोजने की हर असफल कोशिश को महसूस कर सकता था। वे अगल बगल लेटे रहे, शारीरिक रूप से कुछ इंच की दूरी पर, लेकिन भावनात्मक रूप से प्रकाश वर्ष दूर। हर कोई यह नाटक कर रहा था कि दूसरा जागा नहीं है। सुबह एक भूरे धुंधले प्रकाश के साथ आई। डेविड हमेशा की तरह पहले उठा और कॉफी बनाने के लिए नीचे चला गया। मार्गरेट 20 मिनट बाद आई और उसका रूप चौंकाने वाला था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, काले घेरे थे जिन्हें मेकअप पूरी तरह से छिपा नहीं सका। वह उसकी नजरों से ऐसे बच रही थी जैसे वह सूरज हो, जिसे सीधे नहीं देखा जा सकता। गुड मॉर्निंग, उसने बस इतना कहा, 2 मग में कॉफी डालते हुए। गुड गुड मॉर्निंग, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज खुरदरी और धीमी थी। डेविड ने मग उसके सामने रखा और मेज के पार बैठ गया। मार्गरेट गहरे तरल को घूरती रही, जैसे उसे कप की तह में जवाब मिल जाएंगे। मार्गरेट, उसने कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मुझे तलाक चाहिए। शब्द उनके बीच हवा में भौतिक वस्तुओं की तरह लटक गए। मार्गरेट ने पहली बार ऊपर देखा और डेविड ने उसकी आंखों में एक ऐसी हताशा देखी जिसने उसे लगभग पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लगभग, डेविड, मैं, उसने शुरू किया, लेकिन शब्द सिसकियों में टूट गए। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो डिब्बा, वो मेरा नहीं था, वो जेनिफर का था। उसने मुझे रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसका पति, तुम जानते हो, वह कितना शक्की है। डेविड अपनी पत्नी को जल्दबाजी में गढ़े गए झूठ में डूबते हुए देखता रहा।
हर बहाना पिछले वाले से ज्यादा हताश था। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने कभी प्यार किया था, इस तरह बिखरते देखना दर्दनाक था। हम थेरेपी में जा सकते हैं, वह कहती रही। आंसू उसके चेहरे पर आजादी से बह रहे थे। हम इसे ठीक कर सकते हैं। यह एक गलती थी, डेविड। एक कमजोरी का पल। इसका कोई मतलब नहीं है। उसने चुपचाप अपनी कॉफी खत्म की, खाली मग सिंक में रखा और आखिरी बार उसकी ओर मुड़ा। मैं आज एक वकील से बात करूंगा, उसने कहा। जब तक हम सब कुछ सुलझा नहीं लेते, तुम घर में रह सकती हो। डेविड ने अपनी चाबियां उठाई और चला गया, मार्गरेट को उस रसोई में रोता हुआ छोड़कर जहां इतनी सारी खुशनुमा सुबहें शुरू हुई थीं। अगले कुछ दिन एक सुनियोजित नृत्य की तरह गुजरे। वकीलों से संपर्क किया गया, कागजात तैयार किए गए, संपत्तियों की सूची बनाई गई। डेविड शहर के केंद्र में एक छोटे लेकिन साफ सुथरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। एक ऐसी जगह जिसमें अतीत की कोई यादें नहीं थीं, जो अब किसी और का लगता था। मार्गरेट सुलह की कोशिशों और गुस्से के दौरों के बीच झूलती रही। वह उसके ऑफिस पहुंच जाती, लगातार फोन करती, लंबे बेतरतीब संदेश भेजती, जिसमें माफी और आरोप मिले जुले होते थे। डेविड ने हर चीज का जवाब एक पेशेवर शिष्टाचार के साथ दिया, जो उसे किसी भी खुली क्रूरता से ज्यादा तकलीफ देता था। उस सुबह के 3 हफ्ते बाद, जिसने सब कुछ बदल दिया, मार्गरेट उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दिखाई दी। वह अलग दिख रही थी, ज्यादा नाजुक, पीली, एक ऐसी कमजोरी के साथ जो पहले मौजूद नहीं थी। डेविड, हमें बात करने की जरूरत है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं प्रेग्नेंट हूं। उसने एक लंबे पल के लिए उसे देखा, शब्दों को संसाधित करते हुए। बधाई हो, उसने आखिरकार जवाब दिया। लेकिन इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलता। बच्चा तुम्हारा है, उसने जल्दी से कहा। शब्द एक दूसरे पर गिर रहे थे। यह हमारा बच्चा है, डेविड, हमारा परिवार। नहीं, उसने एक ऐसी निश्चितता के साथ जवाब दिया जिसने उसे खुद भी हैरान कर दिया। ये नहीं है। मार्गरेट फिर से रोने लगी, वही हताश सिसकियां जो हाल के हफ्तों में उसकी पहचान बन गई थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जरूरत नहीं थी। वे दोनों सच जानते थे, भले ही केवल एक इसे स्वीकार करने को तैयार था। हम डीएनए टेस्ट करेंगे, उसने आखिरकार कहा। अगर बच्चा मेरा हुआ तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन इससे हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। टेस्ट 3 हफ्ते बाद एक गैर इन्वेसिव प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसमें मार्गरेट के रक्त में भ्रूण के डीएनए का विश्लेषण किया गया। डेविड ने परिणामों का इंतजार उसी अजीब शांति के साथ किया जो उसने उस रात डिब्बा खोजने के बाद से महसूस की थी। कोई घबराहट नहीं थी, सुलह की कोई गुप्त आशा नहीं थी। बस अध्याय को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत थी। परिणाम मंगलवार की सुबह आए, एक क्लिनिकल लैब द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में दिए गए। डेविड ने इसे मार्गरेट के वकील की मौजूदगी में खोला, जिसने उस पल का गवाह बनने पर जोर दिया था। पितृत्व की संभावना 0% थी, वकील ने जोर से पढ़ा। मार्गरेट कुर्सी पर ऐसे ढह गई जैसे उसे कोई शारीरिक चोट लगी हो। डेविड ने 3 दिन बाद तलाक के अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर किए। उस सुबह किचन में हुई घटना को 6 महीने बीत चुके थे। डेविड ने एक नई दिनचर्या बना ली थी, नए शौक खोज लिए थे, नए दोस्त बना लिए थे। उसकी जिंदगी अब छोटी थी, सरल थी, लेकिन ज्यादा ईमानदार भी थी। उसे मार्गरेट के प्रति गुस्सा महसूस नहीं होता था। वह भावना सुबह की धुंध की तरह उड़ गई थी। जो बचा था वह दया के करीब कुछ था।
साथ में एक अजीब सा आभार कि उसका पर्दाफाश हो गया था, इससे पहले कि वे एक भ्रम पर और साल बर्बाद करते। कभी कभी शहर में घूमते हुए डेविड उस तस्वीर के बारे में सोचता था जिसे उसने कंडोम के डिब्बे में छोड़ा था। वह सोचता था कि क्या मार्गरेट के पास अब भी वह है? क्या वह कभी कभी उसे देखती है और याद करती है कि वे कब खुश थे, या कम से कम सोचते थे कि वे खनुश हैं। वह उम्मीद करता था कि वह ऐसा करती होगी। हर कोई अच्छे समय को याद करने का हकदार है, भले ही वे उन्हें नष्ट करने का चुनाव करें। तलाक को अंतिम रूप। एक बरसात की शरद ऋतु की सुबह मिला। डेविड ने एक वकील के दफ्तर में एक पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज पर आखिरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जहां पुराने चमड़े और तेज कॉफी की महक आ रही थी। कोई ड्रामा नहीं था, कोई अंतिम टकराव नहीं था, बस लेटरहेड पर हस्ताक्षर, संपत्तियों का आपसी सहमति से बांटवारा और एक अध्याय का आधिकारिक अंत। अपने अपार्टमेंट में वापस जाते हुए डेविड ने महसूस किया कि उसे न तो राहत महसूस हो रही थी और न ही दुख। उसे कुछ और सूक्ष्म महसूस हुआ, एक तरह की पूर्णता, जैसे कोई कहानी जो सालों पहले शुरू हुई थी आखिरकार अपने स्वाभाविक निष्कर्ष पर पहुंच गई हो। जब वह घर पहुंचा तो बारिश रुक गई और सूरज की एक किरण बादलों को चीर कर निकली, गीली सड़कों को एक सुनहरी रोशनी से रोशन कर दिया जिसने सब कुछ नया और संभव बना दिया। डेविड महीनों में पहली बार दिल से मुस्कुराया और सीढ़ियां चढ़कर अपने अपार्टमेंट में चला गया। उसके पास केवल उसकी चाबियां थीं और यह निश्चितता कि कुछ अंत, चाहे कितने भी दर्दनाक क्यों ना हो, असल में एक नई शुरुआत का ही भेस होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।